हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। इससे पहले हमने पढ़ा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में के को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और वहां पर हमने एक चीज डिस्कस की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, चॉइस ऑफ मीडियम। मीडियम बदलेगा तो के की वैल्यू बदलेगी। के फॉर वैक्यूम और एयर, इसकी वैल्यू भी हमने डिस्कस की थी, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के लिए है या एयर के लिए। अगर कोई दूसरा मीडियम यहां पे आता है तो उस केस में के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये सब चीजें ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे एक चीज बार बार हमने बोला था, के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे, ठीक है। अब ये जो के है ये बेसिकली है क्या चीज, दिस के इज बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन। एंड व्हाट डज दिस एप्सिलॉन डिनोट, दिस एप्सिलॉन डिनोट्स इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, या फिर हम इसे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो देखिए 4 और पाई तो कांस्टेंट्स हैं। अब ये परमिटिविटी है, तो किसकी परमिटिविटी, मीडियम की। हम कह रहे थे के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करनी चाहिए। अब कोई तो फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करे, यस। तो इसमें एक फैक्टर आ रहा है यहां पे डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। दैट्स व्हाई हमने कहा था के की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे। 1/4 पाई तो फिक्स रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब ये परमिटिविटी चीज क्या है, जैसा नाम इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मीनिंग क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसकी है, किसी मीडियम की। ये मीडियम इन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को कितना परमिट कर रहा है। जैसे मैंने कहा था, इन्हीं दो चार्जेस को एयर में रखूं तो फोर्स अलग होगी, इतनी ही सेपरेशन पे इन्हीं दो चार्जेस को पानी के अंदर इमर्स कर दूं तो फोर्स अलग होगी। इसका मतलब एयर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को अलग अमाउंट में परमिट कर रही है और वाटर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को अलग अमाउंट में परमिट कर रहा है। वाटर एयर दोनों मीडियम, और कोई तीसरा मीडियम लेंगे वो अलग परमिट करेगा। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स बेसिकली हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, और चार्जेस की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बेटा, चार्जेस आइदर रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर, डिपेंडिंग अपॉन कि ये उनकी नेचर कैसी है, वो लाइक चार्जेस हैं कि अनलाइक है। लाइक रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स की बात करूं, ये भी वही है कि अलग अलग मीडियम में ये अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बदल जाती है। चलिए, तो एप्सिलॉन किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किस चीज का इंडिकेटर है, क्या ये इस चीज का इंडिकेटर है कि मीडियम कितना इस इफेक्ट को परमिट कर रहा है, या इस चीज का इंडिकेटर है कि ये मीडियम इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को कितना ब्लॉक कर रहा है। आंसर इज ये कितना ब्लॉक कर रहा है, कितना रोक रहा है। कैसे पता चला, देखो डिनोमिनेटर में अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब के की वैल्यू कम हो जानी चाहिए, के की वैल्यू कम हो जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगी। सो जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, जैसे वाटर की परमिटिविटी अप्रोक्सीमेटली 80 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। तो अगर कोई 2 पॉइंट चार्जेस पहले मैंने एयर पे रखे किसी सेपरेशन पे, फिर इतनी ही सेपरेशन पे इन 2 चार्जेस को मैंने वाटर के अंदर रख दिया, इमर्स कर दिया, तो वहां पे जाके इन दोनों के बीच में फोर्स, क्योंकि वाटर की परमिटिविटी कितने टाइम्स है, 80 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 80 टाइम्स। परमिटिविटी 80 टाइम्स होने का मतलब वाटर के लिए के की वैल्यू इसके 1/80 टाइम्स हो जाएगी। अगर वाटर के लिए के की वैल्यू 1/80 टाइम्स होगी तो पक्की बात है फोर्स भी कितनी हो जानी चाहिए, 1/80 टाइम्स। सो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इस चीज का इंडिकेटर नहीं है कि मीडियम कितना परमिट कर रहा है इस इफेक्ट को, ये इस चीज का इंडिकेटर है कि मीडियम कितना कम परमिट कर रहा है या कितना ब्लॉक कर रहा है। चूंकि मैंने कहा ये परमिटिविटी मीडियम के, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, तो इसकी वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, अगर मैं वैक्यूम या एयर की बात करूं, एप्सिलॉन फॉर वैक्यूम और एयर, तो इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और यूनिट इसका रेसिप्रोकल होनी चाहिए के का। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी परमिटिविटी की वैल्यू है, ये वैक्यूम की परमिटिविटी या एयर की परमिटिविटी की वैल्यू है। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
क्योंकि हमने अभी भी कहा था इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे, ठीक है। तो वैक्यूम या एयर, हाँ याद रखिएगा फॉर वैक्यूम और एयर, फॉर वैक्यूम और एयर ये जो परमिटिविटी है इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। सो व्हाट डज एप्सिलॉन रिप्रेजेंट? एप्सिलॉन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। लेकिन अगर एप्सिलॉन के साथ सबस्क्रिप्ट ये नॉट लगा हो, नॉट मतलब जीरो, तो एप्सिलॉन के डिनोमिनेटर में यहां इसके साथ एज अ सबस्क्रिप्ट, अगर यहां पे डिनोमिनेटर नहीं, आई एम सॉरी, एप्सिलॉन के साथ अगर सबस्क्रिप्ट आपने लगाया है नॉट, तो एप्सिलॉन क्या इंडिकेट कर रहा है? परमिटिविटी, और नॉट क्या इंडिकेट कर रहा है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। सो वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी की वैल्यू ये है। तो K फॉर वैक्यूम और एयर, ये K क्या होना चाहिए? ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस एप्सिलॉन की जगह क्या लगा देंगे? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जनरल परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट आ रहा तो मतलब वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी। अब 4 तो 4 है कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी आपको पता है 3.14। अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी। गॉट इट? दूसरी चीज, इसको आप एक अलग तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले, तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे मीडियम बदले, अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी हो सकती है, मीडियम बदलेंगे तो ये फोर्स बदल जाएगी। फिलहाल मैं अट्रैक्शन की एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि इसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए एक एग्जांपल, एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए ये 2 बॉल्स हैं, आपने 2 बॉल्स ली, उनको आपस में अटैच किया कुछ रबर बैंड्स के साथ। बहुत सारे रबर बैंड आपने इनके साथ जोड़ दिए। जैसे आपने रबर बैंड्स का टाई अप किया, अब जैसे इन दोनों बॉल्स को दूर लेके जाओगे तो रबर बैंड्स की टेंडेंसी होगी रिस्टोर, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे। इसी रिस्टोरिंग फोर्स के चलते ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। आप इसको एनालॉगस मान लीजिए ये 2 चार्जेस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच में ये जो फोर्स यहां पे एक्ट कर रही है, ये फोर्स किस पे डिपेंड करनी चाहिए? इंटरवीनिंग मीडियम पे। तो क्या होगा, सपोज मेरे पास 2 मीडिया हैं, एक है मीडियम ए, एक है मीडियम बी। सपोज मीडियम ए की जो परमिटिविटी है, लेट अस से दैट परमिटिविटी इज 10 एंड मीडियम बी की जो परमिटिविटी है दैट परमिटिविटी इज 5। नो व्हाट डज इट मीन? इस परमिटिविटी का मीनिंग क्या है? सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देयर आर 100 लाइंस ऑफ फोर्स, टोटल 100 लाइंस के लॉन्ग ये फोर्स एक्ट कर रही है, 100 लाइंस के लॉन्ग यूनिफॉर्मली बराबर फोर्स एक्ट कर रही है। तो जैसे बीच का मीडियम ए आएगा, तो देखो ये परमिटिविटी डिनोमिनेटर में है, तो कितनी लाइंस को ये परमिट करेगा? 100 का 1/10, 100 का 1/10 ये लाइंस परमिट करेगा। नंबर ऑफ लाइंस परमिटेड, कितनी लाइंस को ये परमिट करेगा? 100/10 दैट इज 10। तो सिर्फ बाकी रबर बैंड काट दो, मतलब मान लीजिए 100 रबर बैंड्स हैं, 100 रबर बैंड्स इनको ट्रैक करने की कोशिश करें। जैसे आप मीडियम ए के अंदर आए, तो मीडियम ए ने क्या किया? 90 रबर बैंड्स को काट दिया। तो फोर्स कितने रबर बैंड्स लगाएंगे? सिर्फ 10। ऑन द अदर हैंड मीडियम बी, अगर मीडियम ए की जगह यहां मैं मीडियम बी लेके आता, इन दोनों के बीच में मीडियम बी को फिलअप करते, मीडियम बी की परमिटिविटी कितनी है? 5। तो इसका मतलब कितनी लाइंस को परमिट करेगा? 100/5, यानी कि 20 लाइंस को परमिट करेगा। तो कितने रबर बैंड्स को काटेगा ये? 80 रबर बैंड्स को काट देगा ये मीडियम। तो मैंने पहले कहा था परमिटिविटी इस चीज का इंडिकेटर है, मीडियम कितना इस इफेक्ट को ब्लॉक कर रहा है। जिसकी परमिटिविटी ज्यादा वो ज्यादा ब्लॉक कर रहा है। इसने 90 लाइंस को काट दिया, 90 रबर बैंड्स को काट दिया, सिर्फ कितने ऑपरेट कर रहे हैं हम? 10। इस मीडियम की परमिटिविटी कम है, तो इसने कितना परमिट किया? ज्यादा परमिट किया। परमिटिविटी कम है मतलब ब्लॉक कम किया, परमिट ज्यादा किया। इसने कितनी लाइंस को परमिट किया? 100/5, 20 लाइंस को इसने परमिट किया। तो कॉमन सेंस की बात है, मीडियम ए के अंदर रखा तो मीडियम ए ने 90 लाइंस को काट दिया, सिर्फ 10 लाइंस को परमिट किया। एज ए रिजल्ट कॉमन सेंस की बात है, यहां फोर्स कम होनी चाहिए और यहां मीडियम बी के अंदर फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस केस में ज्यादा होगी? जिस मीडियम की परमिटिविटी कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ज्यादा होगी। अगर मीडियम आप चेंज करते हैं, उस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगी। जैसे यहां से यहां तक आए तो परमिटिविटी की वैल्यू हमने डबल कर दी, 5 से 10, तो नंबर ऑफ लाइंस देखिए 20 से 10 पे आ गई। तो अगर आपने परमिटिविटी डबल की तो फोर्स हाफ हो गई। इज इट क्लियर? सो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इस चीज का इंडिकेटर नहीं है कि मीडियम कितनी लाइंस को परमिट कितनी फोर्स कितना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को परमिट कर रहा है। ये इस चीज का इंडिकेटर है कि मीडियम इस इन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को कितना ब्लॉक कर रहा है। इज दैट क्लियर? सो परमिटिविटी का मीनिंग आई होप क्लियर हो चुका होगा।
परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स कम ऑपरेट करेगी। मैथमेटिकल फॉर्मूले से देख लें, ये डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगी, वैसे देख लीजिए, या दूसरी एग्जांपल मैंने यहां दी। तो सिंपल शब्दों में याद रखिए, परमिटिविटी इस चीज का इंडिकेटर है कि मीडियम इन इफेक्ट्स को कितना ब्लॉक करने जा रहा है। ठीक है, गॉट इट। सो परमिटिविटी किसकी है? एक मीडियम की। हर मीडियम की अपनी पहचान है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर मीडियम की अपनी पहचान क्या है? उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और उसी पे बेस्ड, उसी पे डिपेंड करेगी उस मीडियम के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू। वैक्यूम की परमिटिविटी को किससे डिनोट करेंगे? एप्सिलॉन नॉट से। इसकी वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है। और इन जनरल इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। गॉट इट। अब दूसरा टॉपिक है यहां पे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। Of course, this relative electrical permittivity is also called as dielectric constant. Also called, बेटा कंफ्यूज नहीं होना, इस चैप्टर में आगे चल के आप पढ़ेंगे डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहां मैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं कह रहा हूं, रिमेंबर आई एम सेइंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। तो एप्सिलॉन आर कहें या कैपिटल के कहें, ये दोनों एक ही चीजें हैं। चाहे आप इसको एप्सिलॉन आर कह लें या आप इसे के कह लें। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हो या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों सेम होते हैं किसी मीडियम के लिए। एनीवे, एक चीज तो बता दी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी सेम है। अब जरा इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करना बहुत इजी है, सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। देखिए बेटा, अभी तक आपने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा है, जिसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। किसी भी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? उसकी डेंसिटी का कंपैरिजन या उसकी डेंसिटी की रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल मर्करी के केस में हम बोलते हैं उसकी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6। व्हाट डज इट मीन? इट मींस मर्करी की डेंसिटी, पानी जिसको एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं वाटर की डेंसिटी के मुकाबले में कितनी है? 13.6 टाइम्स रिलेटिव डेंसिटी। तो वहां स्टैंडर्ड क्या बन गया? वाटर। तो वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी कितनी है, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। हम इसको और रिस्पेक्ट्स में भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप में से किसी की एज है 20 ईयर्स और आपके सामने दूसरा आदमी खड़ा जिसकी एज है 40 ईयर्स। आपकी एज है 20, मेरी एज है 40। तो मेरी रिलेटिव एज आपके मुकाबले में कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए कि नहीं? 40/20, मेरी एज 2 टाइम्स है। तो रिलेटिव एज 2 होने का मतलब मेरी एज आपके रिलेटिव अगर 2 है, व्हाट डज इट मीन? कि मेरी एज आपकी एज के 2 टाइम्स है। तो रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब वाटर के मुकाबले में कितने टाइम्स है डेंसिटी। यहां बात कर रहे हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी कि इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, किसके कंपैरिजन में? स्टैंडर्ड क्या है? वैक्यूम या एयर। तो वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी के मुकाबले में इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है? दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। सो कॉमन सेंस की बात है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, relative electrical permittivity of a medium is the ratio of absolute electrical permittivity of that medium to the absolute electrical permittivity of vacuum or air. अगर किसी की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, व्हाट डज इट मीन? कि उसकी परमिटिविटी वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी के 5 टाइम्स है। किसी की रिलेटिव परमिटिविटी 10 है, व्हाट डज इट मीन? कि उसकी परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी के कितने टाइम्स होगी? 10 टाइम्स। सो फंडामेंटल डेफिनेशन इसकी ये आ जाएगी, एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये नाम से क्लियर है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ऑल्सो इट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। और चैप्टर खत्म होते होते जब ये यूनिट खत्म होगा, इसको 2-3 और तरीके से अलग अलग डिफाइन करेंगे, बट अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं, बाकी टर्मिनोलॉजी हमने अभी तक पढ़ी नहीं। सो व्हाट इज एफ नॉट? F naught is the force acting between 2 point charges held at some distance। अगर 2 point charges Q1 Q2 मैंने किसी डिस्टेंस R पे रखे हैं, सपोज लाइक है, मान लेता हूं लाइक है, तो रिपेल करेंगे। तो दोनों अगर ये वैक्यूम या एयर के अंदर रखे हैं मैंने, तो इन दोनों में फोर्स कितनी ऑपरेट कर रही है? F नॉट। दोनों एक दूसरे पे F नॉट फोर्स लगा रहे हैं। अगर इनके बीच में मीडियम कोई और फिलअप कर देता हूं मैं, लेट अस से कोई और मीडियम इनके बीच में फिलअप कर देते हैं। बीच में यहां पे हमने एक मीडियम फिलअप कर दिया।
अब इस मीडियम के आने से हुआ क्या, अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेट कर रही थी पहले से कुछ कम हुई होगी, इस मीडियम ने ज्यादा ब्लॉक किया होगा इफेक्ट को, इसलिए उस फोर्स को मैं F या फिर F के साथ आप सबस्क्रिप्ट M लगा सकते हैं, FM से डिनोट कर सकते हैं। सेपरेशन अब भी इन दोनों के बीच में वही है R, चार्जेस Q1 Q2, सेपरेशन R जो पहले थी Q1 Q2, सेपरेशन उतनी है, पेयर ऑफ चार्जेस वही है, सिर्फ बीच का मीडियम बदला तो फोर्स बदल गई। एयर में फोर्स थी F0, इस मीडियम के अंदर फोर्स कितनी है FM। सो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, ध्यान से सुनिएगा और नोट कर सकते हैं, एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस हेल्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर और वैक्यूम टू द force between same pair of charges held at same distance apart in that particular medium, जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी हमें चाहिए। फिर से सुनिए, so relative electrical permittivity of a medium is equal to the ratio of absolute electrical permittivity of that medium to the absolute electrical permittivity of vacuum or air, or it can also be stated like this: relative electrical permittivity of a medium is the ratio of electrostatic force of attraction or repulsion, whatever it is, between 2 point charges held at some distance apart in vacuum or air to the force between same pair of charges held at same distance in that particular medium. Got it? नहीं तो अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मूले से देखना चाहते हैं, देखो ये जो F0 है, इस F0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम की परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज K फॉर वैक्यूम और एयर, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे बीच में हमने मीडियम बदल दिया तो यही फोर्स जो है FM बन जाएगी, तो FM की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि मीडियम बदल चुका है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, इजंट इट। तो अगर आप इसको डिवाइड करें F0 को FM से, देखो ये फैक्टर 1/4 पाई कैंसिल आउट हो गया, Q1 Q2 R स्क्वायर, तो देखिए ये एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में है ना यहाँ 1/, तो ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वो फिर से किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन R के। सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू डिफाइन इट। गॉट इट? इसको पढ़ने की सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालनी हो, अगर आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, चार्जेस के बीच की सेपरेशन पता होनी चाहिए, और के या फिर ऐसा कहें हमें एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पता होनी चाहिए उस मीडियम की। लेकिन नॉर्मली जब आप क्वेश्चंस करेंगे, आप देखेंगे एयर या वैक्यूम के सिवाय अगर कोई दूसरा मीडियम है, तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है वो इस तरह से दी जाती है, हमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी ना देके रिलेटिव परमिटिविटी दे दी जाती है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ना देकर क्या दे दी जाती है, रिलेटिव, और इनडायरेक्टली हमें एब्सोल्यूट भी दे दी, बिकॉज रिलेटिव परमिटिविटी होगी क्या, रिलेटिव परमिटिविटी इनकी रेशियो है, मतलब कितने गुना है वो वैक्यूम की परमिटिविटी के। तो अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी आपको चाहिए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और रिलेटिव पता है, इस फॉर्मूले को देखिए, तो एप्सिलॉन किसके इक्वल हो जाना चाहिए, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, और आप इसको ये भी कह सकते थे एप्सिलॉन इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी सेम ही होते हैं। ठीक है, गॉट इट? और इन जनरल में बार बार यही कह रहा हूं, एप्सिलॉन R का मीनिंग ये है कि उसकी परमिटिविटी उस मीडियम की वैक्यूम के कितने टाइम्स है। तो अगर आपको एप्सिलॉन R गिवन है, आप उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो आपके पास उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। गॉट इट? सिर्फ यहां नहीं, पूरे यूनिट में जब जब आप कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां जहां आप एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं वैक्यूम के लिए, अगर वहां पे कोई दूसरा मीडियम, आप मीडियम बदल देते हैं और दूसरे मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पता, तो जहां जहां एप्सिलॉन नॉट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्सिलॉन R से। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, ओके। तो ये समझ आ गया होगा आपको कि रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है इस मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी के कितने टाइम्स है, इस मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के, और परमिटिविटी इस चीज का इंडिकेटर है कि मीडियम कितना ब्लॉक कर रहा है। तो अगर परमिटिविटी एप्सिलॉन R टाइम्स है तो ये इफेक्ट इतने गुना ज्यादा ब्लॉक होगा, तो फोर्स कितनी हो जानी चाहिए 1/एप्सिलॉन R। और यही चीज अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे यहां पर,
force in that medium should be equal to force in air or vacuum divided by epsilon r. ये epsilon r की जगह आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, और Fm is equal to F नॉट अपॉन एप्सिलन r की जगह हम यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी लिख सकते हैं. इज इट क्लियर? सपोज आपको एक क्वेश्चन देता हूं. The electrostatic force operating between 2 point charges held at some distance in air, let us say that force is 8 Newton. It's an example, arbitrary example. 2 point charges आपने एयर में रखे, उनके बीच में फोर्स कितनी ऑपरेट कर रही है? 8 न्यूटन. उसके बाद आपने इस सेटअप को वाटर के अंदर इमर्स कर दिया. किसके अंदर इमर्स किया? वाटर के अंदर. और आपको क्वेश्चन में गिवन है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहो या रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी वैल्यू है 80. तो अगर इसको पानी में इमर्स किया तो पानी के अंदर इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कितनी होनी चाहिए? तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूं, फोर्स इन वाटर शुड बी इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के ऑफ वाटर या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर. एफ नॉट एयर में फोर्स कितनी थी इन दोनों के बीच में? 8 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज 0.1 न्यूटन. तो जहां दो चार्ज पार्टिकल अगर मैंने एयर में रखे, उनके बीच में जहां 8 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, उनके बीच का मीडियम बदलते ही, उनको पानी के अंदर इमर्स करते ही, जैसे आप पानी के अंदर रखोगे, जहां इनके बीच में 8 न्यूटन की फोर्स ऑपरेट कर रही थी, पानी के अंदर इमर्स करते ही यही फोर्स कितनी हो जाएगी? जस्ट 0.1 न्यूटन. जस्ट 0.1 न्यूटन. कुछ समझ आया आपको? दो चार्ज पार्टिकल एयर में थे, इनमें फोर्स थी 8 न्यूटन, अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी. जैसे पानी के अंदर इमर्स कर दिया तो इनके बीच में फोर्स कितनी हो गई? 0.1 न्यूटन. That's why water is considered as a universal solvent. आप जानते हैं, आपने पढ़ा बार बार, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? इस नेचर में ज्यादातर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं. आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके. एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो नेगेटिव हो गया, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव आयन बन गया. अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये दोनों बंध जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. बॉन्ड कोई बेटा बॉन्ड आप जैसे आप केमिस्ट्री में डायग्राम्स बनाते हैं, आप तो इस तरह से शो करते हैं. जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं NaCl एक कंपाउंड है, तो Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड है. भाई कोई रस्सी धागा थोड़ी है. बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं. लेकिन जैसे सोडियम क्लोराइड को आप पानी के अंदर रख देते हो, तो पानी के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/80 टाइम्स. एक्चुअली वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहां 80 लिया. तो वही फोर्स 1/80 टाइम्स हो जाएगी. सिंपल शब्दों में कहें, वही फोर्स क्या थी? बॉन्ड. तो बॉन्ड कमजोर हो गया, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमजोर होगी तो ये आसानी से टूट जाएंगे. पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे, नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे. आपने देखा होगा कॉमन सॉल्ट को वाटर में डालते ही बड़ी जल्दी डिसॉल्व कर जाता है अपने आप ही. यहां हल्का सा स्टिर करोगे तो फटाक से डिसॉल्व हो जाएगा. कारण यही है, आयनिक बॉन्ड को ये बहुत कमजोर कर देगा, क्योंकि बॉन्ड क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 80. तो वाटर की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी के 80 टाइम्स है. मतलब 80 टाइम्स ज्यादा ब्लॉक करेगा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को, फोर्स को ब्लॉक करेगा. तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 1/80 टाइम्स. जब फोर्स कमजोर हो जाएगी मतलब बॉन्ड कमजोर होगा, बॉन्ड टूटेगा तो ये आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई वाटर इज कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज बड़े सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी कहीं ना कहीं बार साइड पे कोई ना कोई आयनिक एंड जुड़ा होता है. तो इसलिए ये ज्यादातर कंपाउंड्स को इजीली डिसॉल्व कर सकता है. इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. सो इसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. अगले पार्ट में मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा आपसे. ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्टडी एट होम. Properly study properly at home. Wish you all the best.